दोस्तों ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां इन इटली। पुनर्जागरण का आरंभ इटली में हुआ था, जहां साहित्य, भवन निर्माण, शिल्पकला और चित्रकला और संगीत की उत्तम कलाकृतियों ने सबसे पहले जन्म लिया। इसके पश्चात पुनर्जागरण का प्रचार और प्रसार हुआ और इसके बाद पुनर्जागरण का प्रचार प्रसार फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड आदि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। इटली में पुनर्जागरण के आरंभ होने के कारणों की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से रहेंगे। इसका पहला कारण माना जाता है इटली महान रोमन साम्राज्य का केंद्र रहा था। चाहे अब इस शानदार साम्राज्य का पतन हो गया था, फिर भी रोमन सम्राटों द्वारा स्थापित की गई पवित्र यादगारों और प्राचीन भवनों के अवशेष अभी भी इटली के विभिन्न भागों में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त ईसाई मठों और बिहारों में बहुत से प्राचीन पवित्र लेटिनी ग्रंथ भी पड़े हुए थे। इन पवित्र ग्रंथों, यादगारों और अवशेषों ने समस्त यूरोप के विद्वानों और कलाकारों को प्रेरित किया था। इसके साथ ही 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के परिणाम स्वरूप भारी संख्या में यूनानी विद्वान एवं कलाकार इटली में आकर बस गए थे। वे अपने साथ बहुत से प्राचीन ग्रंथ और कला के नमूने भी लेकर आए थे, जिसने इटली के लोगों में यूनानी साहित्य का पुनः अध्ययन करने की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी। यूनानी कलाकृतियों और साहित्य से प्रेरित होकर इटली के विद्वानों एवं कलाकारों ने कला की अद्भुत रचनाएं उत्पन्न की, जो आधुनिक विचारों पर आधारित थी। इटली के पूर्वी देशों में बढ़ रहे व्यापार ने इटली के भिन्न भिन्न राज्यों को काफी धनी बना दिया था। व्यापारिक उन्नति के कारण इटली में नगरों का विकास हुआ और इन नगरों के धनी व्यापारियों, साहूकारों और पूंजीपतियों ने बहुत से विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों की खुले दिल से सहायता की। इटली के नगरों ने 200 वर्षों के दौरान कला, ज्ञान और साहित्य का ऐसा मसौदा उत्पन्न किया जो संसार में प्राचीन एथेंस के गौरव के पश्चात कभी भी देखा नहीं गया था। विशेष रूप में फ्लोरेंस नगर की खुशहाली ने इस नगर को कला और साहित्य का महान केंद्र होने का गौरव प्रदान किया। पुनर्जागरण काल के कई प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार इसी नगर की देन थे। इटली का पूर्वी देशों से निकट का संबंध भी इस देश में पुनर्जागरण की उत्पत्ति का एक कारण सिद्ध हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पश्चात इटली के विद्वानों ने पूर्व में यूनानी सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कुस्तुनतुनिया की यात्रा करनी आरंभ कर दी थी, जहां यूनानी सभ्यता ने संबंधित अलौकिक हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार पड़े थे। इन ग्रंथों के अध्ययन ने इटली के विद्वानों के लिए ज्ञान के नए द्वार खोल दिए। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के पश्चात बहुत से यूनानी विद्वान भारी संख्या में पुरातन ग्रंथ और दस्तावेज साथ लेकर इटली में बस गए। इन्होंने इटली के विद्वानों को नई रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। इटली का नगर रोम पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कैथोलिक धर्म का मुखिया पोप भी यहीं निवास करता था। कुछ पोपों ने भी बहुत से प्राचीन यूनानी ग्रंथों का लैतिनी भाषा में अनुवाद कराया था। पोप निकोलस पांचवें ने वेटिकन में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की थी। पोप लियो दशम के काल में रोम में पुनर्जागरण की प्रगति चरम सीमा पर पहुंच गई थी और ये साहित्य की दुनिया की राजधानी कहलाने लगा था। उसने रोम में स्थित ग्रीक कॉलेज को 100 प्रोफेसर्स की सेवाएं प्रदान की और वो अपने पिता द्वारा स्थापित लाइब्रेरी भी वेटिकन से रोम के पवित्र नगर में ले गया था। पोप का संरक्षण निसंदेह इटली में पुनर्जागरण के आरंभ का एक बड़ा कारण था। इटली के दांते, पेट्रार्क और बोकासियो जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाओं में परंपरागत अंधविश्वासों और खोखले रीति रिवाजों का खंडन किया और तर्कशीलता, मानवतावाद और विज्ञान पर आधारित विचारों का प्रचार किया। इन रचनाओं ने दूसरे देशों के विद्वानों और कवियों को नवीन विचारों पर आधारित ग्रंथों की रचना करने के लिए प्रेरणा दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का आरंभ बेशक इटली में हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसका यूरोप के अनेक देशों में विकास एवं प्रसार हो गया। ये एक बहुपक्षीय आंदोलन था जिसने साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान और भौगोलिक खोज के क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित किया था। पुनर्जागरण का इन विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास का आगे आने वाले समय में काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में हम आगे आने वाले अंक में बात करेंगे। edu.inside में आज बस इतना ही।